पिछले साल अगस्त 2022 में 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स और 2 अदर ऑफिसर्स को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने अरेस्ट किया था। उन पर लगाए गए चार्जेस पब्लिक नहीं किए गए थे। अरेस्टेड लोग कतर की एक सिक्योरिटी कंपनी दहरा में 6 सालों से काम कर रहे थे। उन अरेस्टेड लोगों में एक रिटायर कमांडर पूर्णेंदु तिवारी भी हैं, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। इन्हें 2019 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला था। बेसिकली कंपनी कतर एमीरी नेवल एयरफोर्स को ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस प्रोवाइड करती थी। इस कंपनी के ओनर ओमानी नेशनल थे, जो रॉयल ओमानी एयरफोर्स के एक रिटायर स्क्वाड्रन लीडर थे। जब ये अपने एम्प्लॉयज को छुड़ाने के लिए गए तो इन्हें भी कतर में अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि नवंबर 2022 में उन्हें रिलीज कर दिया गया था। ऐसे में यहाँ पर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। फर्स्ट, अरेस्ट करने के बाद से अब तक क्या क्या हुआ। सेकंड, फॉर्मर इंडियन नेवी सोल्जर्स को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्यों अरेस्ट किया था। थर्ड, इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स दिए। फोर्थ, भारत और कतर के बीच रिश्ते कैसे हैं। फिफ्थ, यह इंडिया की इंटरेस्ट को कैसे अफेक्ट कर रहा है। सिक्स्थ, इंडिया के पास क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। सबसे पहले इस केस के टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। कतर बेसिकली पर्शियन गल्फ के कोस्ट पर यहाँ सिचुएटेड है। इसके रिश्ते बाकी के मिडिल ईस्ट कंट्री से होस्टाइल रहे हैं, क्योंकि यह आरोप लगाया जाता है कि कतर की ईरान से नजदीकियां ज्यादा है। बहरहाल, हम लोग वापस अपने मुद्दे पर लौटते हैं। बात अगस्त 2022 की है, जब फॉर्मर इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया था। ये न्यूज पब्लिक डोमेन में नहीं था। इनफैक्ट इंडियन एम्बेसी को पहली बार सितंबर 2022 में पता लगता है। ऑफिसर्स को ब्रीफ टेलीफोनिक कांटेक्ट अलाउ किया जाता है ताकि अपने फैमिली को बता सके। अगले महीने यानी अक्टूबर 2022 को इंडियन एम्बेसडर सभी 8 नेवल ऑफिसर्स से मिलते हैं। इसके बाद उन्हें फर्स्ट काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। देहरा ग्लोबल के सीईओ अपने एम्प्लॉयज को छुड़वाने का एक असफल प्रयास करते हैं, जिसमें उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि बाद में नवंबर 2022 में उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस साल मार्च 2023 में मल्टीपल बेल प्ली फाइल किया जाता है, लेकिन उन्हें रिजेक्शन ही हासिल होता है। कुछ महीने बाद मई 2023 में देहरा ग्लोबल अपना ऑपरेशन दोहा में बंद कर देती है, जिसमें एम्प्लॉयज अपने घर को लौट जाते हैं। सब्सिक्वेंटली अगस्त 2023 में 8 अरेस्टेड सोल्जर्स को सॉलिडेरिटी कन्फाइनमेंट से जेल वार्ड में अपने साथियों के साथ रख दिया जाता है। कल यानी 26 अक्टूबर 2023 को उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। यहाँ पर एक अहम सवाल ये उठता है कि उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया था। जब अरेस्ट किया गया था तब चार्जेस पब्लिक डोमेन में नहीं थे, लेकिन यह कयास लगाया जा रहा था कि कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड ऑफेंस की वजह से अरेस्ट किया गया है। बाद में ट्रायल के दौरान पता लगा कि चार्जशीट में जासूसी के आरोप लगाए गए हैं। यह मसला ऑनगोइंग इजरायल हमास कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में और सेंसिटिव हो गया, क्योंकि अरब कंट्रीज इजरायल के अगेंस्ट और पैलेस्टीनियन लोगों के लिए मुखर रही है। इस पूरे विवाद पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत के एमईए स्पोक पर्सन ने इस जजमेंट पर डीपली शॉक्ड की प्रतिक्रिया जताई है। भारत डिटेल जजमेंट का अभी भी वेट कर रहा है। भारत सभी लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है, साथ ही फैमिली मेंबर्स के साथ कंटिन्यू टच में है। अलोंग विद दिस कॉन्सुलर और लीगल असिस्टेंस के साथ इस वर्डिक्ट पर कतर अथॉरिटी से भी बात करेगा। ऐसे में इस केस पर क्या असर पड़ेगा और क्या भारत अपने फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को बचा पाएगा, ये जानने के लिए हमें इंडिया कतर रिलेशन को ब्रीफ में जानने की जरूरत है। अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस के नजरिए से देखें तो भारत और कतर का डिप्लोमेटिक प्रोफाइल अच्छा रहा है। 2008 में पहली बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह विजिट करते हैं। उसके बाद इंगेजमेंट की इंटेंसिटी लगातार बढ़ती चली जाती है। 2015 में कतर के एमीर इंडिया विजिट करते हैं। सब्सिक्वेंटली पीएम मोदी 2016 में कतर विजिट करते हैं।
इससे पहले कतर ने इंडिया के लिए यूनाइटेड नेशन में वोट किया था, जिससे 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया जा सके। इसके अलावा इंडिया कतर की इकोनॉमिक रिलेशन लगभग 15 बिलियन डॉलर की है। इतनी छोटी कंट्री होने के बाद भी ट्रेड वॉल्यूम अच्छा है, जबकि इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल ट्रेड महज 1.35 बिलियन डॉलर है। वहीं इंडिया और श्रीलंका की बायलैटरल ट्रेड लगभग 5 बिलियन डॉलर की है। 2021 में कतर के लिए इंडिया टॉप 4 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें मोस्टली एलएनजी और एलपीजी एक्सपोर्ट करता है। वहीं कतर के लिए इंडिया टॉप 3 इंपोर्ट सोर्सेज में से एक है। साथ ही साथ इंडियन कम्युनिटी लगभग 750 मिलियन डॉलर भारत को रेमिटेंसेस के रूप में भेजती है। डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस के अलावा पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बहुत अच्छा है। जरा सोचिए कि कतर की पॉपुलेशन मात्र 25 लाख है। इसमें नियरली 8 लाख इंडियंस वहां रहते हैं, यानी कि लगभग 33%। दोनों कंट्रीज ने 2012 में एग्रीमेंट ऑन कल्चरल कोऑपरेशन साइन किया था। इसके तहत आर्टिसन और इंटेलेक्चुअल का एक्सचेंज प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके अलावा डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कतर गए थे, तब इंडिया कतर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2008 में साइन किया गया था। यह पैक्ट QENF यानी कतर एमीरी नेवल फोर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने और म्यूचुअल विजिट के लिए भी प्रॉमिस करता है। जिस कंपनी में फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स काम कर रहे थे, वो भी QENF को ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करता था। दोनों कंट्रीज जैर अल बहर नाम की ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। Along with this, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में कतर और इंडिया सेम प्लैंक शेयर करते हैं। इनफैक्ट कतर ने इंडिया की इनिशिएटिव इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन कर रखा है। साथ ही साथ कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान दोनों कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन देखने को मिला था। कतर फंड फॉर डेवलपमेंट ने कोविड मेडिकल रिलीफ मटेरियल इंडिया को भेजा था। इसके अलावा कतर में 14 इंडियन स्कूल्स हैं जो सीबीएसई करिकुलम ऑफर करते हैं, जो कि बड़ी बात है। इसलिए भारत और कतर के बीच अच्छी तालमेल एक बड़ी उम्मीद ऑफर करता है, जो फॉर्मर नेवी पर्सनल्स को वहां से छुड़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और वाजिब सवाल खड़ा होता है कि यह मसला इंडिया की इंटरेस्ट को कैसे प्रभावित कर रहा है। अगर बायलैटरल रिलेशंस की नजरिए से देखें तो इंडिया और कतर के बीच तीखापन का यह दूसरा इंसिडेंट है। पहली बड़ी चैलेंज नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी के दौरान हुई थी। कतर पहला कंट्री था जिसने इंडिया से पब्लिक अपोलॉजी की डिमांड की थी। अब फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स के अगेंस्ट ऐसी सजा दूसरी बड़ी चैलेंज के रूप में सामने आई है। इसके अलावा अगर बात करें रीजनल रिलेशन पर, तो इम्पैक्ट मिनिमम रहेगा, क्योंकि कतर की बाकी के मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं। 2017 में कतर क्राइसिस के दौरान सऊदी, इजिप्ट, यूएई और बहरीन ने कतर की शिपिंग रूट और एयर स्पेस को शट ऑफ कर दिया था। बाकी के मिडिल ईस्ट कंट्रीज का आरोप है कि कतर टेररिज्म को सपोर्ट करता है, क्योंकि कतर और ईरान के बीच अच्छा रिलेशन है। वहीं अगर बात करें इंडियन डायस्पोरा की, तो यह बाहर रह रही इंडियन कम्युनिटी पर निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन डायस्पोरा नियरली $100 बिलियन भारत को रेमिटेंस के रूप में भेजते हैं। यह डेटा इंडिया और पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बायलैटरल ट्रेड यानी $90 बिलियन से भी ज्यादा है। इसलिए इंडिया के नजरिए से इस मसले पर जीत पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि भारत के पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले इंडिया को डिप्लोमेटिकली इसे डील करनी चाहिए। कतर के अमीर भारत के प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके दिवाली ग्रीट करते हैं। भारत ने भी फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान सक्सेस के लिए विश किया था। इसके अलावा भारत हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। ओनिबा शरीक केस में भी इंडिया ने जब हायर जुडिशरी को कम्युनिकेट किया तो उन्हें छुड़ा पाने में सफल रहा था। ओनिबा शरीक केस में हुआ ये था कि 2019 में उनके बैग से एयरपोर्ट पर नशीला पदार्थ पकड़ा गया था। बाद में पता लगा कि एक साजिश के तहत उनके रिलेटिव ने उन्हें फंसवाने की कोशिश की थी। इंडियन गवर्नमेंट ने जब प्रॉपरली कम्युनिकेट किया, तब बात स्पष्ट हो पाई थी
और उन्हें छुड़ा पाने में सफल रहे थे। इसके अलावा इंडिया को इंटरनेशनल लॉज के साथ चलना चाहिए। इंडिया ने भी इटालियन मैराइन केस में यही किया था। हुआ कुछ यूं था कि 2012 में इटालियन मैराइन ने इंडियन फिशरमैन पर फायर ओपन कर दिया था, जिससे 2 फिशरमैन की जान चली गई थी। ऑफिसर्स को इंडिया ने डिटेन करके मैरीटाइम जोन एक्ट 1976, आईपीसी, सीआरपीसी और इवन क्लॉज 1982 के अंतर्गत केस चलाया था। ऐसे में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इटली के फेवर में यह कहकर जजमेंट दिया था कि यह इटली के ज्यूरिडिक्शन का मामला है, इसलिए कतर को भी यह केस इंडिया को सौंप देनी चाहिए। इस पूरे डिस्कशन में 6 पॉइंट्स पर बातें हुई। सबसे पहले टाइमलाइन को जाना, इसके बाद अरेस्ट के कारण और भारत के रिएक्शन को समझा, सबसेक्वेंटली इंडिया कतर के रिलेशंस और इश्यूज के बारे में जाना, देन इस कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया पर पड़ने वाले प्रभाव को समझा और अंत में यह भी देखा कि भारत के पास कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं। Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can find the link of Telegram channel in the description below. As we know, an idea needs propagation as much as a plant needs watering. Therefore, it's your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet next week with a new episode. Till then, God bless you all.